नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेक से। आज हम बात करेंगे दिलवालों की दिल्ली पर और हम देश की राजधानी और विभिन्न सल्तनतों और एक लंबे समय से भारत के सबसे प्रमुख शहर के रूप में जाने जाने वाले दिल्ली के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो स्वाभाविक रूप से लंबा होगा क्योंकि हम बात करेंगे दिल्ली पर। जितना छोटा इसका नाम है उससे कई गुना बड़ी इसकी कहानियाँ हैं। तो दिल्ली से जुड़ी विभिन्न कहानियों को और इससे जुड़े पर्यटन स्थलों को, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांधना होगा और पूरे वीडियो तक टिकना होगा। तो भैया चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं दिल्ली के बारे में। भारत के इतिहास में यदि किसी एक नगर ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वह है दिल्ली। दिल्ली का इतिहास उतार चढ़ाव का इतिहास रहा है। दिल्ली का इतिहास एक प्रकार से भारत का इतिहास है। यानी कि भारत बोले तो दिल्ली और दिल्ली बोले तो भारत, ऐसी बात यहाँ पर चल रही है। यह नगर कितनी ही बार बना और उजड़ा, दिल्ली को जब भी बसाया गया इसने राजधानी का रूप धारण किया। इसका कारण दिल्ली की भौगोलिक स्थिति थी। दोस्तों, जो दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक ऐसे केंद्र बिंदु की तरह है कि भले ही ये भारत का सेंटर पॉइंट ना हो, आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का विदिशा है वहाँ पर एक गांव है, वो भारत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये राजनीतिक रूप से भारत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर से जो तुर्क अफगान आक्रमण है या फिर इधर चीन की तरफ से आक्रमण है, इन सभी पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर राजधानी सेंटर पॉइंट में मध्य प्रदेश के एरिया में रहे या फिर उत्तर प्रदेश के एरिया में रहे तो फिर बाहरी आक्रमणों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए ज़्यादातर जो साम्राज्य रहे उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना, ताकि वे भारत को आसानी से कंट्रोल करने के साथ साथ जो बाहरी आक्रमण है उन्हें भी कंट्रोल कर सके। इसलिए यहाँ पर दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और किसी भी देश, किसी भी संस्कृति के विकास में, किसी भी स्थान के महत्व में वहाँ के जो ज्योग्राफी है, वहाँ का जो भूगोल है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, यह बात दिल्ली के लिए बहुत 100% सच है कि यहाँ का जो भूगोल है इसने इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यमुना नदी के किनारे स्थित दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित होने के कारण हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु रही है। जिस आक्रमणकारी ने दिल्ली को जीता उसने मानो उत्तर भारत और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि स्वाभाविक है दिल्ली शुरुआत से ही राजधानी के रूप में रही है और अगर किसी ने राजधानी पर कब्जा कर लिया तो मानो उसने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। सामरिक दृष्टि से केंद्र पर स्थित होने के कारण दिल्ली से देश का शासन चलाना आसान था। इसके अलावा दिल्ली व्यापार, वाणिज्य तथा परिवहन का केंद्र भी रही है। प्राचीन समय से ही उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग दिल्ली से होकर गुजरते थे। इसलिए दिल्ली में विदेशी व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आते थे। दिल्ली का शिल्प और वस्त्र तथा आभूषण कला भी मध्यकाल में काफ़ी उन्नत थी, इसलिए विदेशियों के आकर्षण का स्वाभाविक कारण था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिर्फ बुक पढ़कर सुना रहा हूँ, तो यहाँ पर से जो इंट्रोडक्शन था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि दिल्ली का महत्व क्या है। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि जैसे अलग अलग चैप्टर में पहले उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया होता है एक पैराग्राफ का, ठीक उसी तरह अगर आप 5 नंबर वाले आंसर को हल करते हैं, भले ही किसी चीज़ का कारण या परिणाम सीधे तौर पर पूछ लिया हो, फिर भी आपको एक 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ जरूर देना है, क्योंकि ऐसा देने से आप उस चीज़ के बारे में अपने एग्जामिनर को जो चेक करने वाले हैं उन्हें समझा पाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे कहा है कि आप भारत में स्थापत्य कला के विकास के कारण बताइए, आपने सीधे कारण लिख दिए, तो हो सकता है और ये चांस ज़्यादा बनेगा कि आपको 4 नंबर मिलेंगे, 3.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा सा स्थापत्य कला के बारे में एक पैराग्राफ में समझा दिया, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो लेकिन आपने मन से भी एक पैराग्राफ लिखा है और उसके बाद में कारण लिखा है और लास्ट में 2-3 लाइन का एक कंक्लूजन लिखा है, तो
पूरे ये चांस हैं कि आप गारंटी ले लीजिए कि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर या फिर 4.5 नंबर मिलने कन्फर्म है। इसीलिए किसी भी आंसर में पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए और लास्ट में कंक्लूज़न लिखना भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके उत्तर को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर से कुछ फैक्ट भी आएंगे, इसलिए आप कॉपी पेन उठा लीजिए और कुछ फैक्ट को आपको भी लिखना है, ताकि आप उन्हें अच्छे से ध्यान में रख लें। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे नगरों की स्थापना अलग अलग वंशों साम्राज्यों के द्वारा आपको देखने को मिलेंगी, जिन नगरों के नाम आपने सुने नहीं हैं और जो अपना इतिहास अब मिटा चुके हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिल्ली में रही है कभी ना कभी। इसलिए अगर आप दिल्ली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात जब लिखेंगे तो इन नगरों के बारे में भी आपको लिखना होगा। इसीलिए आप कहीं इन्हें नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। देखिए, दिल्ली के इतिहास का आरंभ लगभग 1200 ईसा पूर्व से होता है, जब उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से पहली बार बसाया गया था। यानी कि दिल्ली को पहली बार इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया गया था, इंद्रप्रस्थ के नाम से। यानी कि ये हरियाणा का क्षेत्र रहा होगा। और जैसे हम कुरुक्षेत्र देखते हैं, करनाल देखते हैं, पानीपत देखते हैं, सोनीपत, रोहतक देखते हैं, उसी तरह उनके जस्ट नीचे ये इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाई गई थी। किसने बसाया था? तो महाभारत काल में दिल्ली पांडवों की राजधानी के रूप में उल्लेखित की गई है यहाँ पर ग्रंथों में। यानी कि जो अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम जैसे जो पांडव थे, उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी दिल्ली। हालांकि इसे उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात चौहान वंश के राजपूत शासक अनंगपाल ने 736 ईस्वी में प्राचीन इंद्रप्रस्थ के नाम से एक ग्राम को अपनी राजधानी बनाया और इस स्थान का नाम पहले दिल्लिक था, जो बाद में घिसते घिसते दिल्ली हो गया। यानी कि दिल्लिक से यह धीरे धीरे दिल्ली हुआ और दिल्ली से फिर ये दिल्ली हो गया और आज हम इसे दिल्ली कहते हैं। अच्छा हुआ ये कि दिल्ली से ये घिसते घिसते बिल्ली ना हो गया, वरना हमारे देश की राजधानी बिल्ली होती, फिर हम बोलते कहाँ जा रहे हो, तो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती। तो भैया ये तो था दिल्ली से दिल्ली बनने का सफ़र। अब इसके बाद में देखिएगा, आरंभ में जो अनंगपाल के वंशजों ने कन्नौज पर शासन किया, इसके बाद अनंगपाल द्वितीय ने 1052 ईस्वी में दिल्ली पर राज किया। तत्पश्चात चौहान वंश की सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ राय पिथौरा नामक किलेनुमा नगर बसाया। हालांकि ये कुछ अपनी ऐसी वीरता के कारण जाने जाते हैं कि पहले तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने तो हरा दिया किसे? मोहम्मद गौरी को। लेकिन जब मोहम्मद गौरी हार के भागने लगा तो इनके भाई लोगों ने या फिर इनके सेनापति ने बोला कि हुजूर तीर मारिए और मारिए गौरी को, यहीं टपका दीजिए। तो फिर इन्होंने कहा नहीं मुन्ने नहीं, हम हमारे दुश्मन को पीठ पीछे वार कभी नहीं करते, हम सिर्फ सीने में ही वार करते हैं। इसीलिए या तो वो वापस लौट कर आए तीर खाने या फिर भाग जाए, भागने दो। गौरी ने कहा अच्छा बेटा देखता हूँ तेरे को मैं। फिर गौरी ने पूरी तैयारी किया और 1192 ईस्वी में आया और साम दाम दंड भेद जो भी अपना सके वो अपनाया और कूटनीति जितनी चल सके वो चला उसने, क्योंकि उसने ये लाइन सुनी थी कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। और उसने फिर किसी न किसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ, यहाँ पर जो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, तो उसके हिसाब से तो पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसे मार दिया था गौरी को। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो फिर एक लंबे समय तक गौरी के अधीन एक छोटे से सामंत के रूप में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, अगर हम इतिहास और फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपने समझा और यहाँ पर से कैसे यहाँ पर एक तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, क्योंकि जो गौरी था वो तुर्क था और यहाँ पर से भारत में पहली बार तुर्की सल्तनत की स्थापना होती है। और जो मोहम्मद गौरी होता है वो भारत में प्रशासक, अपने एक गुलाम और सेनापति, और जो उसकी जीत में बहुत अहम भूमिका निभाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें वो भारत में प्रशासक नियुक्त कर देता है। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सम्राट बन जाता है। भारत से कहने का मतलब है कि जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र जहाँ पर गौरी ने अधिकार कर लिया था, उन क्षेत्रों का वह प्रशासक
से सीधे सीधे राजा बन जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में सुल्तान के रूप में शासन करना आरंभ कर देता है। वह तुर्कों के गुलाम वंश का भी संस्थापक था। गुलाम वंश को दास वंश या ममलुक वंश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दासों को ममलुक कहा जाता था, इसलिए इस वंश को ममलुक वंश भी कहते हैं। उनके कार्यकाल में दिल्ली में इमारतों में 1232 ईस्वी में पूर्ण हुई कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ हुआ। यहाँ पर मीनार का निर्माण इन्होंने अपने गुरु और प्रसिद्ध संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जो संत कुतुबुद्दीन बख्तियार थे, उनकी याद में इन्होंने बनवाना शुरू किया था। हालांकि ये पूरी होती उससे पहले ही ये 1210 में स्वर्ग सिधार गए, तो फिर आगे जाकर इनके दामाद और इम्पोर्टेंट जो इनके गुलाम थे इल्तुतमिश, उन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। हालांकि आगे समय के साथ साथ कुतुब मीनार में बिजली गिरने से, इमारती बिजली गिरने से बहुत क्षति हो गई और इसकी जो चौथी मंजिल थी वो ध्वस्त हो गई। फिर आगे चलकर जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं, तुगलक वंश के शासक, तो वो इसका निर्माण फिर से करवाते हैं और जो चौथी मंजिल के ऊपर एक और पांचवी मंजिल यहाँ पर बनवा देते हैं। तो यह इमारत जो आज हम 5 मंजिल की कुतुब मीनार देखते हैं, इसको वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश लाल बलुआ पत्थर की बनी कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार जैसे कि हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से हमें लाल नज़र आती है, तो यहाँ पर ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है और लाल बलुआ पत्थर से बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली सल्तनत के दास वंश या ममलुक वंश का शासन खिलजी वंश द्वारा समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर जो खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, वे यहाँ पर जो गुलाम वंश का शासक होता है उसे समाप्त करके खुद राजा बन जाते हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में भी ज़्यादा राजपाट लिखा नहीं होता है, क्योंकि इनका प्यारा भतीजा इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी होता है और दामाद भी होता है, वो जो देवगिरी है वहाँ पर से बहुत सारा धन लूटता है और छिपा लेता है। ये बात जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलती है तो वो कहता है, क्यों भतीजे, तुम तो भैया अकेले अकेले मौज कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो यार। तो फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अरे चाचा जान, आपको तो मैं सरप्राइज़ देने वाला था। ओ नो, आपने तो पूरा सरप्राइज़ ही ख़राब कर दिया, मैं आपको बताने ही वाला था। जलालुद्दीन खिलजी सोचता है, ओ नो, मेरा कितना अच्छा भतीजा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है भतीजे, सॉरी, ला कर दे दो हमें। तो जलालुद्दीन खिलजी के पास आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वो धन तो नहीं देता, मौत ज़रूर दे देता है और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन करवा देता है और वो अगला राजा बन जाता है। फिर उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है वह दिल्ली में 1303 में सीरी का नगर बसाता है। सीरी का किला जो आज भी सीरी फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, वास्तव में यह किला नुमा नगर उस समय मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए बनाया गया था। सीरी नगर अब केवल नाम मात्र के अवशेष बाकी रह गए हैं। दिल्ली में खिलजी वंश का शासन तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, इनके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है, दिल्ली में तुगलकाबाद नगर बसाते हैं। यह किलेनुमा नगर दिल्ली के पूर्व में पहाड़ी जगह पर बनाया गया था। तुगलकाबाद के किले का घेरा 8 किलोमीटर का था और उस जमाने पर यह अवैध था। आप ही सोचिए कि 8 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में जो इतना लंबा 8 किलोमीटर लंबा इसका घेरा बना हुआ है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाउंड्री वॉल इतनी ज़्यादा सख्त थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इस किले को जीत पाना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन माना जाता था। दोस्तों, यहाँ पर पहली बार नगर और किले को एक ही प्रतिरक्षा प्रणाली में रखा गया था, यानी कि किला और उसके अंदर नगर दोनों एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर थे। तुगलकाबाद में पानी की आपूर्ति
कुओं से और चट्टान खोदकर बनाए गए हौजों से होती थी, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था। अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसे पागल शासक या फिर मूर्ख सुल्तान भी कहते हैं। ये इस बात का बहुत सही एग्जाम्पल है कि जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर कोई सटिया जाता है तो वो कैसी हरकत करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जैसी हरकत करता है। ये भाई साहब कितने ज्ञानी थे, ये आपको समझ में आएगा जब आप मुग़ल जो दिल्ली सल्तनत है उसके अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर दिल्ली के इतिहास को बताना है, ना कि यहाँ पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों को। लेकिन फिर भी आपको ये बता दूं कि इसने पहले तो गिफ्ट किया अपने पिताजी को एक लकड़ी का महल, गाजी मलिक को। और फिर जब इन्होंने उस महल को गिफ्ट किया तो उसके बाद में जब गाजी मलिक उस महल में मिलने इनसे आया तो पता नहीं क्यों वो महल गिर गया और वहीं पर गाजी मलिक का देहांत हो गया। उसके बाद में अगला शासक बन गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जो बहुत बुरी तरह से असफल रही, जिसके कारण इन्हें मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कहा कि अब हम यहाँ पर हमारी जो राजधानी है वो लेकर जाएंगे देवगिरी, जिसे इन्होंने नाम दिया दौलताबाद। दौलताबाद लेकर जाएंगे और ये इतने ज़्यादा मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे कि इन्होंने कहा कि हम दौलताबाद तो लेकर जाएंगे दिल्ली से राजधानी, साथ ही साथ हम दिल्ली की पूरी जनता को भी दौलताबाद लेकर जाएंगे। ये बहुत ही इनका एक कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण कदम था। मान लीजिए यहाँ पर कभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, अब हमारी जो राजधानी होगी वो जयपुर होगी या फिर कोई और दूसरा शहर होगा। अब ये होगा कि अब जयपुर से पूरा कार्यभार उठकर जयपुर चला जाएगा दिल्ली से। लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई ये कहे कि दिल्ली का बच्चा बच्चा भी जयपुर में जाना चाहिए तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक किस्सा अलबरूनी जो बरनी है वो सुनाते हैं कि एक बुजुर्ग इनके अधिकारी के पास में आया और बोला कि साहब मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास में साधन नहीं है और मैं लंगड़ा भी हूँ और बुजुर्ग भी हूँ। तो जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि अरे चचा जान आप प्रॉब्लम में क्यों आते हैं, हम आपको अभी भेज देते हैं दौलताबाद जो हमारी राजधानी है। तो वो इन्हें तोप के मुंह में बंधवा देता है और उड़ा देता है। चचा जान दौलताबाद तो नहीं पहुंचते लेकिन ऊपर ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हरकतों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का एक मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी आपदाएं या फिर इनकी व्यवस्थाओं का इन्हें सही से अनुमान हो जाता और इनकी कुछ योजनाएं अगर सफल हो जाती तो भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक बन सकता था। लेकिन कहते हैं कि कार्य योजना बनाते समय आपको पूरी प्लानिंग पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, जिसके कारण ये मूर्ख सुल्तान कहे जाते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के भाग्य में दिल्ली को उजाड़ना भी लिखा था। उसने वहाँ आक्रमणकारियों विशेषतः मंगोल के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। वह अपनी सेना और शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली की सारी जनता को भी जबरदस्ती नई राजधानी दौलताबाद ले गया, लेकिन यह उसका जो प्रयोग था वह असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर फिरोज शाह को राजधानी बनाया। फिरोजाबाद जो था ये भी दिल्ली का एक छोटा सा क्षेत्र था जो दिल्ली से ही लगा हुआ है और इसके खंडर हुमायूं के मकबरे के पास ही हैं। फिरोजाबाद का विकास लालकोट की जगह बसे पुराने नगर के साथ साथ हुआ। यह 20 किलोमीटर के लंबे दायरे में फैला था और नगर के किले यानी फिरोज शाह कोटला के विभिन्न दिशाओं को सड़कें जाती थीं। किले में स्थित जामा मस्जिद इतनी बड़ी थी कि एक साथ 10,000 लोग यहाँ पर नमाज पढ़ सकते थे। आज दिल्ली में बसे इन पांचवें नगर फिरोजाबाद का नामो निशान बाकी नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस नगर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद इस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था। ऐसा कमजोर शासक तैमूर जैसे विजेता के सामने टिक नहीं सकता था। तैमूर ने दिल्ली को खूब लूटा खसोटा और बर्बाद किया। दिल्ली को फिर से बसाया गया लेकिन उसकी पुरानी शान वापस नहीं आ सकी। उसके पश्चात सैयद वंशों ने, जो सैयद वंश थे जिसके संस्थापक क्रीज खां थे, उन्होंने 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली
दिल्ली पर शासन किया, लेकिन वे बड़े कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। तत्पश्चात लोधी वंश आता है जो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। इसके संस्थापक बहलोल लोधी होते हैं और फिर जो दूसरे शासक होते हैं सिकंदर लोधी, वो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करते हैं, उसका विकास करवाते हैं और 1506 में उसे अपनी राजधानी बना देते हैं। इस तरह से दिल्ली अकेली हो जाती है और फिर राजनीति से बहुत लंबे समय तक वह दूर रहती है। उसके बाद में इब्राहिम लोदी आता है जो अंतिम शासक होता है लोदी वंश का। तो इनकी हरकतों या फिर इनकी अयोग्यताओं के चलते कुछ राजा इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और इनवाइट करते हैं जो बाबर हैं, जो कि फरगना का शासक होता है और इस समय पर कुछ प्रसिद्ध हो रहा होता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में हुए पानीपत के युद्ध में यहाँ इब्राहिम लोदी मारा जाता है और दिल्ली पर मुगल वंश का अधिकार हो जाता है। पहला मुगल शासक बाबर दिल्ली को अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि वह ये जानता था कि दिल्ली आक्रमणकारियों के सीधे निशाने पर होती है और यह एक बहुत ज़्यादा समृद्धशील शहर है, जिसके कारण आक्रमणकारियों की निगाहें हमेशा इसमें टिकी हुई होती हैं। इसलिए उसने दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा को अपनी राजधानी के रूप में चुना और उसका विकास करवाया। यहाँ पर बाबर का ये मत था कि जैसे कि उसने ये देखा था कि शुरुआत से ही उसे राजपूताना से जो राजभक्त राजपूत शासक थे उनका विरोध देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर बाबर का प्लान ये था कि आगरा से राजपूताना को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आक्रमणकारियों की नज़रें हमेशा दिल्ली पर टिकी होती है, तो दिल्ली पर अगर आक्रमण होने वाला भी हो तो बाबर के पास एक लंबा समय रहेगा अपनी राजधानी आगरा से जाकर दिल्ली को बचाने में और अपने आप को भी आगरा में बचाने में, क्योंकि दिल्ली और आगरा की दूरी काफ़ी थी। तो यहाँ पर बाबर के पश्चात उसका जो बेटा रहता है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। वह भी दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाता है और उसने अपनी राजधानी घोषित किया। उसका नाम हुमायूं के दीन पनाह महल के नाम पर पड़ा। नगर का शिलान्यास 1535 ईस्वी में किया गया। इसकी सुरक्षा, दीवारें, दरवाजे और महल एक साल में ही बन गए। यह 7 मंजिला महल था और उस समय इसकी ऊंचाई देखने के लिए विदेशों से पर्यटक आते थे। हुमायूं को अपनी राजधानी में समय बिताए कुछ ही वर्ष बीते थे कि उसके प्रबल प्रतिद्वंदी शेरशाह सूरी ने उसे निर्णायक रूप में पराजित करके भारत से बाहर भागने पर विवश कर दिया। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी और उसके सूर वंश का जो कि दूसरा अफगान वंश होता है दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पर इसका शासन शुरू हो जाता है। शेरशाह ने फिरोजाबाद के खंडरों पर एक नया किला बनवाया, जिसे किला कोहना कहा जाता है। उसने पुरानी दिल्ली में शाहपुर नामक एक नया कस्बा बसाया। शेरशाह भी दिल्ली पर समय अरे यार ये क्यों हो रहा है? शेरशाह भी दिल्ली पर अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। कालिंजर के धेरे के समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके कमजोर उत्तराधिकारी अधिक समय तक राज्य को संभाल नहीं सके और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को तथा 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसके पुत्र अकबर ने हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित कर दिल्ली पर पुनः मुगल वंश की सत्ता स्थापित कर दी। यहाँ पर बात कर ले अकबर की, तो अकबर यहाँ पर बहुत अल्पवयस्क था और इसका जो सेनापति था बैरम खां, उसके नेतृत्व पर इन्होंने आक्रमण किया था, विजय हासिल की थी। और जीतने के बाद भी लंबे समय तक बैरम खां ही संरक्षक के रूप में प्रधानमंत्री बन के पूरा कार्यभार संभालता रहा, क्योंकि अकबर इस समय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। 1542 में तो उसका जन्म हुआ था, मुश्किल से वो 10-12 साल का ही इस समय पर था। अकबर के लंबे शासनकाल में 1556 से 1605 में दिल्ली की अपेक्षा आगरा को ही अधिक प्राथमिकता दी गई, क्योंकि ये भी अपने दादा बाबर की तरह राजनीतिक केंद्र के रूप में आगरा को मानता था, ना कि दिल्ली को, क्योंकि इन्हें भी राजपूताना पर कंट्रोल करना था। और यहाँ पर अकबर के पास ये सफलता भी मिली, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर राजपूत शासकों को अपना मित्र बना दिया था और जो महाराणा प्रताप जैसे कुछ शासक थे उन्हें इन्होंने पराजित करने का काम किया था। दोस्तों, यहाँ पर अकबर के वैभवशाली काल के पश्चात जहांगीर उसका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन उससे पहले ये सुनने का काम कीजिए कि जो 1576 में ये इसमें
क्या कहते हैं, ये जो महाराणा प्रताप है इन्हें हराते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये जो युद्ध होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो होते हैं महाराणा प्रताप, उनके पिता क्या नाम है उनका, उदय प्रताप, महाराणा उदय प्रताप, वो उदयपुर की स्थापना करते हैं और साथ ही अपनी राजधानी चित्तौड़ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुगल आक्रमण का डर रहता है। लेकिन ये बात महाराणा प्रताप को बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं मैं अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ सकता। महाराणा प्रताप भले ही भारत के बड़े साम्राज्य निर्माता न रहे हों, लेकिन महाराणा प्रताप इस बात की प्रेरणा स्रोत जरूर है कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ पर मातृभूमि पर अधिकार को लेकर है। अगर दिल्ली पर कोई हिंदू राजा भी होता और वो भी मेवाड़ पर आक्रमण करता और कहता कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तब भी महाराणा प्रताप उसका विरोध करते, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मातृभूमि किसी के हाथों में लगे या फिर वे किसी की दबी कुचली पुतली बनकर रह जाए, किसी के टट्टू बनकर रह जाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिलनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्यार कैसा रखना चाहिए। दोस्तों, अकबर के बाद में यहाँ पर जहांगीर उत्तराधिकारी बनता है और इसका शासनकाल 1605 से 1627 होता है। लेकिन इन भाई साहब की रुचि तो स्थापत्य में नहीं थी, इनकी पूरी रुचि थी इनकी नई नवेली पत्नी, जिनका नाम था, इनका नाम क्या था, मैं इनका नाम भी भूल गया। एक मिनट रुकिएगा, सोचता हूँ थोड़ा। नूरजहाँ, उनका नाम कुछ और था, लेकिन उनका जो मेहरुन्निसा ऐसा करके कुछ उनका नाम था, लेकिन उन्हें जो नूरजहाँ की उपाधि देते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का नूर हो तुम मेरे जहाँ, इसीलिए जहांगीर तो इनके ही पीछे पड़ा रहता है और जब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो चित्रकारी करता है। और जो चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल काल में रहता है वो जहांगीर के समय रहता है। इसलिए हम यहाँ पर स्थापत्य कला या फिर कुछ डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। लेकिन अब आते हैं वैभवशाली पुत्र शाहजहाँ 1627 से 1658। जहाँ शाहजहाँ जो था वो मुगल सम्राट ऐसा था जिसने मुगल साम्राज्य में इसके समय पर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। इसे स्थापत्य में काफ़ी रुचि थी और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ शाहजहाँ के समय में इतनी सारी इमारतें क्यों बनी, तो इसके पीछे एक कारण ये भी था कि इनके जो पूर्वज थे, अकबर हो जहांगीर हो, वे युद्ध पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और धन कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और उन्होंने धन खर्च नहीं किया। और कर नीति और कुछ जमा नीति के चलते इनके पास इतना धन हो गया था कि अब इन्हें खर्च करना था। और यहाँ पर इनका जो प्रेम था वो स्थापत्य के लिए भी था, इसलिए उन्होंने इस धन को स्थापत्य कला पर खर्च करने का सोचा। यही कारण है कि जो स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहाँ का काल एक बेहतरीन शासक के रूप में चुना जाता है। उसने दिल्ली और आगरा दोनों ही नगरों में कई ऐसी इमारतों का निर्माण करवाया जिसके कारण शाहजहाँ का नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। शाहजहाँ ने दिल्ली में 1639 में एक नए नगर शाहजहानाबाद की नींव रखी, जो 1648 में जाकर पूर्ण हुआ। नगर के साथ साथ उसने दिल्ली के किले का निर्माण भी किया और किला तथा नगर दोनों को ही एक इकाई में बांध दिया। दिल्ली का किला तो उसने आगरा के किले की तर्ज पर ही बनाया और उसके पास में बसाए गए शाहजहानाबाद के परकोटों के घेरे से सुरक्षित कर दिया। शाहजहानाबाद में बड़ी बड़ी मस्जिदें और सड़कों और बगीचों का निर्माण किया गया। शहर के दिल्ली दरवाजे और किले के फाटक के बीच आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए एक बड़ा बाज़ार, फैज़ बाज़ार बनाया गया। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली में फैज़ बाज़ार किसने बनाया, तो शाहजहाँ ने बनवाया। इस नगर में जल आपूर्ति की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ के फैज़ बाज़ार के अतिरिक्त दूसरे बाज़ार भी दर्शनीय थे। कुल मिलाकर शाहजहानाबाद इतना सुंदर और बड़ा था कि तत्कालीन समय में यूरोपवासी इसे एशिया का रोम कहते थे। जो रोम था वो रोमन एम्पायर की राजधानी थी और उस समय यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर था। उसकी तुलना और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत शाहजहानाबाद को बताना ये बताता है कि इस समय
भारत की समृद्धता और भारत का विकास दुनिया के किस लेवल पर था। दिल्ली की समृद्धि का अंतिम महान मुगल शासक जो औरंगज़ेब होता है। औरंगज़ेब एक कट्टर और क्रूर शासक था, हम ये जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस समय पर जो समृद्धता थी वो बनी हुई थी और इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतनशील दौर में अफगान और ईरानी आक्रमणों ने गृह युद्ध से और दिल्ली की इतनी बर्बादी कर दी कि इसकी आबादी घटकर 1803 में केवल 1.5 लाख रह गई थी। हम जैसे कि जानते हैं कि 1739 में और 1761 में पहले तो अहमद शाह नादिर शाह आता है और फिर उसके बाद में 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली आता है और इन दोनों आक्रमणों के चलते दिल्ली पर इतनी भयावह तबाही हुई थी कि यहाँ की जो आबादी 1803 में मात्र 1.5 लाख घटकर रह गई थी। आप ही सोचिए कि कितना वो यानी कि कितना विनाश यहाँ पर हुआ रहा होगा। स्वतंत्रता संग्राम का जो केंद्र भी था वो दिल्ली था 1857 के समय में, क्योंकि जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर वृद्ध थे वे दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर कुछ बात ऐसी रही होगी कि उत्तर प्रदेश साइड से कुछ स्वतंत्रता सेनानी पहुँच गए होंगे इनके पास में, बोले देखिए नेताजी, देखिए बादशाह जी, अब आपको हमारी स्वतंत्रता संग्राम का नेता बनना है। अब वो धीरे धीरे सिगार फूकने की कोशिश कर रहे होंगे और उन्होंने कहा होगा अरे भाई मुझसे ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता, मैं क्या करूँगा। फिर भी उन्होंने दबाव में आकर वे स्वतंत्रता संग्राम के लीडर बन गए। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता या फिर लोकतंत्र को स्थापित करना नहीं था, जैसे कि हम गांधी जी के समय में देखते हैं, 1906 के बाद से देखते हैं। तो यहाँ पर इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि फिर से मुगल सत्ता की स्थापना होगी और बहादुर शाह जफर की अधीनता के चलते सभी जो जागीर है या फिर जागीरदार है, छोटे मोटे शासक है, वे मुगल सम्राट को ही अपना शासक मानेंगे। लेकिन फिर भी जैसे हमने महाराणा प्रताप से प्रेरणा ली कि मातृभूमि के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे बलिदान दिया जाता है, उसी तरह दोस्तों आप भी बहादुर शाह द्वितीय जफर से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आपके लिए मातृभूमि के प्रति प्रेम है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल के हों या 100 साल के हो, आप खड़े हो सकते हैं। बहादुर शाह जफर 1857 के समय 90 साल के थे और वे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। हालांकि इन्हें बाद में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि इतनी उम्र होने के बाद भी ये देश की स्वाधीनता के लिए खड़े हुए और अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए खड़े हुए। एक समय ऐसा आया कि जब इनके सामने एक थाली में लाल कपड़े में ढक कर कुछ लाया गया। जब उस कपड़े को इन्होंने हटाया तो उसमें देखा कि इनके दोनों बेटों के सिर कटकर रखे हुए थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति प्रेरणा देता है, हमारे ऊपर है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। दोस्तों इतिहास बहुत कुछ और बहुत अच्छी बातें सिखाता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रथम राजधानी कलकत्ता थी जो 1911 तक बनी। 1911 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाया जाता है और उसके बाद में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है और फिर दिल्ली का विकास शुरू होता है अंग्रेज़ों के काल में, क्योंकि इससे पहले तक अंग्रेज़ कलकत्ता को महत्व दे रहे थे, जो कि अब मुगल साम्राज्य का नामो निशान ही मिट गया था इसलिए। और अब चूँकि पूरे भारत को कंट्रोल करना था और इन्हें भी ये पता था कि जो भारत का राजनीतिक केंद्र है वो दिल्ली है, तो इन्होंने अभी दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में चुन लिया। और 1911 का दिल्ली दरबार भी आपको पता होगा। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। अंग्रेज़ों ने शाहजहानाबाद से लगे क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित करने की योजना बनाई। इसे उन्होंने दिल्ली का नाम दिया। नई दिल्ली की योजना दो अंग्रेज वास्तुविदों लुटियंस और बेकर ने बनाई थी। लुटियंस ने रायसीना पहाड़ी, जो रायसीना हिल्स हम देखते हैं, वहाँ पर नई दिल्ली का निर्माण किया। उसने राजपथ यानी किंग्स वे को पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना नदी तक तथा जनपथ यानी कि क्वींस वे को उत्तर से व्यापार के केंद्र कनॉट प्लेस के दक्षिण में स्थित लाल कोट के खंडरों की ओर मोड़ा। लुटियंस ने नई राजधानी को मुगलों की पुरानी राजधानी से बिल्कुल बेस रोककर नहीं रखा, क्योंकि ऐसा कृत्रिम बंटवारा सफल नहीं हो सकता था। इसलिए उसने दोनों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया जो आज भी जीवंत है।
आज़ादी के बाद जब देश की राजधानी चुनने का सवाल पैदा हुआ तो दिल्ली स्वाभाविक तौर पर पसंद बन गई और दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इसके विरोध में एक भी आवाज़ नहीं थी क्योंकि हर कोई जानता था कि दिल्ली ने क्या क्या देखा है। दिल्ली ने समृद्धता देखी है, दिल्ली ने विनाश देखा है। दिल्ली के पास पृथ्वीराज चौहान जैसे युवा थे तो दिल्ली के पास में बहादुर शाह जफर जैसे 90 वर्षीय क्रांतिकारी नेता भी थे। दिल्ली बहुत ज़्यादा समृद्ध थी और दिल्ली का कभी विनाश भी हुआ था। इसीलिए दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए दिल्ली भारत की राजधानी बनी और दिल्ली से दिल्ली बन गई। यानी कि दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ था और यहाँ पर ये दिल्ली तक पहुँच गई। इसलिए हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का नहीं दिल्ली का इतिहास। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो हमारी जानकारी थी वो थी पर्यटन में इतिहास का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म, कैलाश पुस्तक सदन। और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर एस.एल. बरे, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अच्छे राइटर हैं, चीज़ों को काफ़ी आसान भाषा में समझाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्ट और जो चीज़ें हमने दिखाई है उनका पूरा क्रेडिट इन्हें है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आप काफ़ी कुछ बेहतर सीख पाएंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाल्तासार ग्रशियन कहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं तो उसे खुद की मदद करना सिखा दें। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, आपके पैदा होने से आपकी मृत्यु होने तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुरुआत से आखिर तक आपके साथ रह सके। हमारे जो माता पिता होते हैं उनकी जो एक नेचुरल प्राकृतिक आयु होती है वो यही 80 से 100 के बीच में होती है। मान लीजिए जब हम पैदा हुए और उनकी उम्र 30 साल थी, तो जब हम 50 साल के होंगे तो उनकी उम्र 80 साल की हो जाएगी। यानी कि हमारे 60 या 65 साल की उम्र होने तक उनका देहांत हो जाएगा। यानी कि हमारे माता पिता भी हमारी पूरी उम्र तक साथ नहीं देंगे। हमारी जो पत्नी या फिर हमारे बच्चे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आते हैं। हमारे दोस्त भी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आते हैं और पूरी ज़िंदगी भर साथ नहीं दे पाते। कहने का ये मतलब है कि कोई भी दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं है जो आपके पैदा होने से आपके मरने तक आपके साथ खड़ा रहे और आपको जगह जगह पर सलाह दे। इसीलिए खुद को और दूसरों को आत्मनिर्भर होना सिखाएं और खुद के डिसीज़न, खुद के निर्णय खुद के द्वारा लेने सिखाएं। यही सबसे बड़ी मदद होती है, खुद की भी और दूसरों के लिए भी। इसीलिए बाल्थासार ग्रशियन की जो बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें खुद की मदद करना सिखा दें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।